नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड, हम लोग यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट स्टॉक मार्केट के बारे में, जहां पर हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट ग्लोबल सेंटिमेंट, यानी अमेरिकी मार्केट की क्या सिचुएशन है, कैसा क्लोजिंग रहा उनका, एशिया बाजार कैसा रहा, और साथ ही साथ जो रहता है कमोडिटी प्राइसेस को भी चेक किया जाएगा। उसके अलावा जो रहता है एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से सीआरआर क्या होता है, आईआरआर क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, बिकॉज इन सभी चीज़ों का कल हम लोगों ने देखा डेटा रिलीज हुआ है, तो क्या डेटा है, इसका क्या इंप्लीकेशन होगा, इन सभी चीज़ों को चेक किया जाएगा। और साथ ही साथ जो रहता है एफआईडी डेटा को भी चेक करेंगे, एंड निफ्टी का इंपॉर्टेंट लेवल क्या निकल कर आ रहा है, गिफ्ट निफ्टी कितना गैप अप गैप डाउन क्या हो सकता है मंडे के दिन में, इन सभी चीज़ों को इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद ग्लोबल सेंटीमेंट। तो सबसे पहला चीज है, हम लोग चेक करें ग्लोबल सेंटीमेंट में अमेरिकी मार्केट की क्या स्थिति है। तो डाउ फ्यूचर्स को चेक करेंगे, उनके फ्यूचर्स को, तो 173 पॉइंट का यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रहा है, देख सकते हैं, यानी गिरते गिरते पूरा क्लोजिंग देखने को मिला, एक तरफा नीचे का मूव देखने को मिला है। यहाँ पर अगर चेक करेंगे पूरे उनके इंडाइसेस का कैसा क्लोजिंग था, तो वो तो हो गया फ्यूचर। अभी अगर चेक करेंगे डाउ का, तो डाउ में देखते हैं 123 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है, सीमित दायरे का, ज्यादा गिरावट नहीं था, 0.28% का गिरावट देखने को मिल रहा था। चेक करेंगे नास्डेक में, तो लगभग 0.81% का यहाँ पर अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। स्मॉल स्मॉल कैप में 0.54% का तेजी था, एंड एसएनपी में देख सकते हैं 0.25% का यहाँ पर तेजी देखने को मिला, यानी कि देख सकते हैं एक्सेप्ट डाउ जोन्स, यहाँ पर सभी इंडाइसेस में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली थी। उनके विक्स में तो 5.69% का गिरावट भी देखने को मिला था। तो ये तो हो गया अमेरिकी मार्केट। अब आगे बढ़ते हैं। उनका देखिए डाउ जोन्स में गिरावट के पीछे रीजन क्या था कि देखिए उनका बहुत सारा कल डेटा रिलीज हुआ, देख सकते हैं एवरेज वीकली आपका आवर्स, गवर्नमेंट पेरोल्स आया, मैन्युफैक्चरिंग पेरोल्स आया, नॉन फार्म पेरोल्स आया, देन इंपॉर्टेंट डेटा था अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डेटा था। तो अब देखिए यहाँ पर जो डेटा, दो इंपॉर्टेंट डेटा था, एक था आपका नॉन फार्म पेरोल डेटा, यानी कि एम्प्लॉयमेंट रेट जिसमें फार्मिंग को हटाने के बाद है जो, तो उसमें चेक कीजिएगा तो देखिए प्रीवियस डेटा से ये डेटा बढ़िया निकल कर आया, और जितना सोचा गया था ना, अनुमान लगाया था 202 का, उससे बढ़कर आया, तो डेटा जो रहता है पॉजिटिव साइड में आया, तो ये डाउ जोन्स को सपोर्ट करने लायक था। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट डेटा जो कल के दिन था वो था अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डेटा, यानी बेरोजगारी का आंकड़ा के बारे में। तो ये देख सकते हैं, ये जो आंकड़ा अगर चेक कीजिएगा तो पिछले बार था 4.1%, वो बढ़कर आया, नहीं यानी बेरोजगारी का जो आंकड़ा था ना, अनएम्प्लॉयमेंट रेट का आंकड़ा, वो बढ़कर आया। लेकिन जो अनुमान लगाया गया था कि हम लोग एनालिस्ट या जो भी मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था वो था 4.2, उतना ही आया, तो जितना अनुमान लगाया गया था उतना ही आया था, यानी कि डेटा जो रहता है ना वो थोड़ा सा मिला जुला सा मिक्स काइंड ऑफ डेटा था। इस कारण से न ज्यादा तेजी थी न ज्यादा मंदी थी। तो ये सब पूरा डेटा कल के दिन में अमेरिकी मार्केट में देखने को मिला। क्योंकि कंप्लीट अपडेट रिगार्डिंग अमेरिका मार्केट। अब आगे बढ़ते हैं, एशिया बाजार को चेक करेंगे, तो यहाँ पे चाइना बाजार जो रहता है बिल्कुल विपरीत दिशा में, देख सकते हैं हैंगसेंग में लगभग 1.5% का तेजी है, एंड सांघाई में देख सकते हैं लगभग 1% का तेजी देखने को मिला है, यानी कि बिल्कुल विपरीत दिशा में, पूरे ग्लोबल सेंटीमेंट से विपरीत चल रहा है। एंड उसके बाद जितने भी आप एशिया बाजार को चेक कीजिएगा सब में देख सकते हैं हल्का फुल्का दबाव देखने को मिला है, यानी कि ग्लोबल सेंटीमेंट थोड़ा सा अभी मिला जुला सा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, कमोडिटी प्राइसेस को चेक करेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे ज्यादा गिरावट किसमें है, तो क्रूड ऑयल प्राइसेस में गिरावट देखने को मिल रही है, तो 1.65% यहाँ पर गिरावट देखने को मिला क्रूड में, जो कि अच्छा संकेत किसके लिए है, तो जो भी ऑयल मार्केटिंग कंपनी है जैसे बीपीसीएल, एचपीसीएल, जो तेल को बेचते हैं उनके लिए अच्छी खबर है, एंड जो एक्सप्लोर करते हैं, खोजते हैं या निकालते हैं तेल, उनके लिए ये चीज नेगेटिव है, बिकॉज वो तेल को बेचते हैं तो उनको सस्ता, यहाँ पर देख सकते हैं क्रूड का प्राइस घट रहा है, और जो बेच रहे हैं यानी जो खरीद करके बेच रहे हैं उनके लिए ये अच्छी चीज होगी। तो बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी, इनके लिए अच्छा न्यूज है, गुड न्यूज है। एंड जो एक्सप्लोर कर रहे हैं जैसे हिंद ऑयल एक्सप्लोरेशन हो गया, ओएनजीसी हो गया, इनके लिए थोड़ा सा नेगेटिव न्यूज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। साथ साथ कमोडिटी प्राइसेस है, गोल्ड में देख सकते हैं तेजी के साथ क्लोजिंग हुआ है, और में देख सकते हैं बिल्कुल मिला जुला सा यहाँ पर ट्रेड देखने को मिल रहा है। तो ये हो गया कमोडिटी प्राइसेस। अब आगे बढ़ते हैं डोमेस्टिक मार्केट, यानी हमारे इंडिया मार्केट को अब हम लोग चेक करने वाले हैं। तो यहाँ पर कल के दिन में बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेटा रिलीज हुआ, तो सभी को वन बाय वन हम लोग एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इसको भी चेक करने वाले हैं। साथ साथ एफआईडी डेटा प्लस रिटेल डेटा को भी चेक करेंगे, एंड निफ्टी के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल निकल कर आ रहा है, इन सभी चीजों को चेक किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ जो था कल के दिन में 3 डेटा इंडिया में रिलीज हुआ, एक है सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो, यहाँ पर देख सकते हैं इसे घटाया गया है, 4.50 पहले था, उसे घटा करके 4% किया गया है। दूसरा डेटा था, इंपॉर्टेंट डेटा था इंटरेस्ट रेट डिसीजन, वो कांस्टेंट रखा गया, कोई भी चेंजेस नहीं है। तीसरा डेटा था दैट वाज रिवर्स रेपो रेट, उसमें भी कोई बदलाव नहीं किया गया। अभी इन सभी डेटा को हम लोग डीपली एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग चेक करने वाले हैं, क्या है इसका मतलब। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर सबसे पहला वो है आपका सीआरआर क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है। तो सीआरआर का मतलब होता है, इसका फुल फॉर्म है कैश रिजर्व रेशियो। यह वह हिस्सा होता है जहां पर बैंक को अपनी कुल जितना भी जमा राशि, जितना भी डिपॉजिट होता है ना, उसका एक निश्चित प्रतिशत, सर्टेन परसेंटेज होता है, नगद के रूप में आरबीआई के पास रखना होता है, उतना पैसा उनको रखना पड़ता है। जब सीआरआर बढ़ जाता है तो बैंकों के पास पैसा कम होता है, जिससे वे लेन देन में कटौती करते हैं। लेकिन अब क्या गया, यहाँ पर सीआरआर को घटा दिया गया है, जिससे क्या हो जाएगा, इनके पास लेन देन करने का जो अमाउंट होगा ना वो बढ़ जाएगा, यानी लिक्विडिटी बढ़ेगी।
So primary objective of CRR include liquidity management, ensuring that bank can meet depositor demand and maintain stability in financial system। तो अभी क्या हो जा रहा है, लिक्विडिटी बढ़ेगी तो जो भी डिपॉजिट का डिमांड है उसको फुलफिल कर पाएंगे। बाय एडजस्टिंग द CRR, द RBI इन्फ्लुएंसेस द अमाउंट ऑफ मनी अवेलेबल फॉर लेंडिंग विच कैन हेल्प कंट्रोल इन्फ्लेशन और स्टिमुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ। इससे क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगा एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिक्विडिटी बढ़ेगी एंड इससे क्या हो जाएगा, लेन देन बढ़ेगा एंड इससे ग्रोथ भी बढ़ सकता है। सो आगे बढ़ते हैं, सीआरआर का क्या इंप्लीकेशन होगा, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, जरा उसको चेक कर लेते हैं। तो देखिए बताया जा रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन December 6 हैज स्लैश्ड कैश रिजर्व रेशियो बाय 50 बीपीएस व्हिच वाज ऑन एक्सपेक्टेड लाइन। जो एक्सपेक्ट किया गया था उतना ही किया गया है, लीडिंग टू इन्फ्यूजन ऑफ 1.16 लाख करोड़ इनटू द बैंकिंग सिस्टम। तो जितना पैसा आरबीआई के पास डिपॉजिट रहता था ना, उसमें से ये पैसा निकल कर आ जाएगा, 1.16 लाख करोड़ पैसा बाहर निकल रहा है। उससे क्या हो जाएगा, लिक्विडिटी बढ़ेगी एंड इसका सीधा असर पड़ने वाला है बैंकिंग स्टॉक्स के ऊपर एंड दूसरा आपका फाइनेंशियल स्टॉक्स के ऊपर एंड तीसरा क्या है, रियलिटी स्टॉक्स के ऊपर पड़ने वाला है। तो इसलिए एसबीआई, आईसीआईसीआई, बजाज फाइनेंस रियलिटी स्टॉक में जैसे ओबेरॉय रियल्टी, मैक्रोटेक डेवलपर्स ऐसे स्टॉक्स में पड़ने वाला है। तो इन सभी स्टॉक्स को अपने वॉच लिस्ट में जरूर रखिएगा, सीआरआर का इसमें आपका असर पड़ने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर दूसरा है इंटरेस्ट रेट। तो इंटरेस्ट रेट जो होता है इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है, देखिए इंटरेस्ट रेट अभी अनाउंस किया गया है 6.50। पहले कितना था 6.50, एक्सपेक्टेशन कितना था, इतना ही था और मार्केट ने इतना ही अनुमान लगाया था कि कोई भी चेंजेस नहीं किया जाएगा। इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है, तो इंटरेस्ट रेट जो रहता है इंपैक्ट करता है डायरेक्टली अफेक्ट द कॉस्ट ऑफ बोरिंग मनी। आप जो कर्ज लेते हैं, कॉस्ट ऑफ बोरिंग जो रहता है उसको इंपैक्ट करता है, इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर स्पेंडिंग, बिजनेस इन्वेस्टमेंट एंड ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी। एसेंशियली हायर इंटरेस्ट रेट मेक्स बोरिंग मोर एक्सपेंसिव। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो देखिए आपका लोन का अमाउंट बढ़ेगा। आप कुछ भी चीज खरीदिएगा लोन से तो आपका बोरिंग क्या रहा है, कॉस्ट बढ़ जा रहा है। तो इससे क्या हो जाएगा, पर्सनली स्लोइंग डाउन इकोनॉमिक ग्रोथ। इससे क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो जाता, स्लो कर जाता है। लेकिन अभी क्या है, यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं किया है, जो पहले था वही है, यानी कि कुछ भी ऐसा असर करने वाला नहीं है। वह लोअर इंटरेस्ट रेट, अगर इंटरेस्ट रेट घटा दिया जाता है इससे क्या होता है, स्टिमुलेट करेगा बोरिंग। इससे क्या होता है, लोग जो रहता है बोरो करना स्टार्ट करेंगे, बैंक से लोन लेंगे एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इससे क्या होता है, उससे बढ़ता है। तो अभी क्या है, ये कांस्टेंट रखा गया तो बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला है इंटरेस्ट रेट का। सो देख सकते हैं ये हो गया इंटरेस्ट रेट। अब आगे बढ़ते हैं, थर्ड है वो आपका रिवर्स रेपो रेट। तो कल ये भी अनाउंस किया गया, रिवर्स रेपो रेट भी देख सकते हैं कांस्टेंट रखा है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। तो रिवर्स रेपो रेट जो रहता है इज अ रेट एट विच आरबीआई बोरो फंड फ्रॉम कंट्रीज कमर्शियल बैंक। इसमें क्या है कि आरबीआई जो रहता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक से ये कर्ज लेती है, फंड लेती है। इट इज द रेट वेयर कमर्शियल बैंक इन इंडिया पार्क एक्सेस फंड विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टिपिकली फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पर जो रहता है कमर्शियल बैंक जो रहता है पार्क करते हैं अपना फंड को जो रहता है आरबीआई को देते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये रेट जो रहता है 3.35 है। यहाँ पर देखिए हिंदी में बताया गया है, यह वह दर है जिस पर आरबीआई बाजार में अतिरिक्त तरलता होने पर वाणिज्य बैंक से जो रहता है पैसा उधार लेता है। रिवर्स रेपो रेट दर देश की नकदी आपूर्ति को नियंत्रित करने में मदद करती है। तो ये हो गया आपका हिंदी में। अब आगे बढ़ते हैं, फोर्थ है इंपॉर्टेंट डेटा की, और जो कि आपका होता है रेपो रेट। क्या होता है, तो रेपो रेट जो रहता है वो इंटरेस्ट रेट है जहां पर सेंट्रल बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे केस में मनी जो रहता है लेंड करती है, कमर्शियल बैंक को देती है व्हेन देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ फंड। जब कमर्शियल बैंक जैसे कोई भी बैंक के पास फंड की कमी होती है तो वो किससे उधार लेते हैं, आरबीआई से उधार लेते हैं। उसके लिए एक इंटरेस्ट रेट चार्ज किया था, उसे बोला जाता है रेपो रेट। इट इज सिंपलर टर्म, इट इज अ रेट एट विच बैंक बोरोज मनी फ्रॉम द सेंट्रल बैंक फॉर शॉर्ट टर्म के लिए लिया जाता है, यूजली अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो ये हो गया रेपो रेट। तो सब आगे बढ़ते हैं, इसे हिंदी में भी रीड कर लेते हैं। देखिए बताया यह वह दर होता है जिस पर किसी देश का केंद्र बैंक धन को किसी भी कमी की स्थिति में वाणिज्य बैंकों को पैसा उधार देता है। रेपो रेट का उपयोग मौद्रिक अधिकारियों द्वारा इन्फ्लेशन को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। तो देखिए हम लोगों ने डिटेल वे में जो भी डेटा है उसको हम लोगों ने चेक कर लिया। शेयर मार्केट में जो भी काम करते हैं ये डेटा उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए ये जानना बहुत जरूरी, इसलिए हम लोगों ने एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से इसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है। अब आगे बढ़ते हैं, निफ्टी के बारे में एंड एफआईडी डेटा को भी जरा चेक कर लेते हैं। तो पहला हो गया आपका एफआईडी डेटा एंड प्लस रिटेल डेटा को भी चेक करने वाले हैं। तो देखिए कल के दिन में एफआई ने फिर से बिकवाली की है, 1830 करोड़ का उन्होंने सेलिंग किया है। उसके अगेंस्ट में डीआई ने 1659 करोड़ का बाइंग किया। नेट टू नेट चेक कीजिएगा तो यहाँ पर सेलिंग देखने को मिल रही है। अब चारों तरफ यह हल्ला होगा कि अरे एफआई ने फिर से सेलिंग स्टार्ट कर दिया, लेकिन ऐसा मत देखिए, ओवरऑल चेक कीजिएगा तो आप देख सकते हैं इस मंथ में 11,933 करोड़ को उन्होंने बाइंग किया है। उसके अगेंस्ट में डीआई ने भी बाइंग किया है। नेट टू नेट चेक कीजिएगा तो मार्केट में यहाँ पर अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिल रही, तो इतना डरने की बात है नहीं कि फिर से एफआई बेच रहे हैं। तो देखिए बिकवाली और खरीदारी होगी, ओवरऑल चेक कीजिए, आप चेक कीजिएगा तो अच्छी खासी यहाँ पर खरीदारी देखने को मिल रही है। साथ ही साथ ये भी चीज ध्यान दीजिएगा कि जब भी बाइंग होती है तो सबसे पहला कहीं बाइंग होता है तो फ्यूचर्स में बाइंग होता है। देख सकते हैं अच्छे खासा यहाँ पर फ्यूचर में बाइंग यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो ऐसा कोई डरने की बात है नहीं।
अब आगे बढ़ते हैं। देखिए रिटेल का पार्टिसिपेशन होना बहुत जरूरी है। का पार्टिसिपेशन को चेक करेंगे तो देख सकते हैं रिटेल यहाँ पर अच्छी खासी खरीदारी कर रहे हैं। अक्टूबर मंथ में 29,594 करोड़ का बाइंग किया है एंड अभी नवंबर मंथ में 9,193 करोड़ का उन्होंने बाइंग किया है। बीच में देख सकते हैं इनका बाइंग का आंकड़ा या फिर देख सकते हैं बीच में उन्होंने सेलिंग भी किया था। अब देख सकते हैं फिर से ही वो अच्छा खासा बाइंग कर, इसका मतलब क्या है कि मार्केट इतना आसानी से अब गिरने वाला नहीं है अगर इसी तरह से बाइंग होती रही तब। अब आगे बढ़ते हैं, निफ्टी को चेक करेंगे तो निफ्टी का देखिए कल का क्लोजिंग था 24,677.80 का 0.12% यहाँ पर गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। यानी इतना बड़ा डेटा रिलीज हुआ एंड कुछ भी असर नहीं पड़ा, न ज्यादा गिरावट हुआ न ज्यादा तेजी देखने को मिली, बिल्कुल सीमित दायरे का ट्रेड देखने को मिला। सो आगे बढ़ते हैं, गिफ्ट निफ्टी मंडे के दिन में कितना गैप अप या गैप डाउन ओपन हो सकता है, बिकॉज देखिए अब एशिया मार्केट क्लोज हो चुका है, अमेरिका मार्केट क्लोज हो चुका, इतना सारा डेटा रिलीज हुआ तो सबका असर पड़ने वाला। गिफ्ट निफ्टी अभी अगर ओपन हो जाए तो लगभग 55 पॉइंट गैप डाउन देखने को मिल सकता है, गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल सकता है। सो ये है अबाउट गिफ्ट निफ्टी। अब आगे बढ़ते हैं, चार्ट को चेक करेंगे तो चार्ट जो रहता है अभी देख सकते हैं बिल्कुल अपने रेसिस्टेंस के बाद है। 24,750 रेसिस्टेंस का काम करा है, पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। ये अगर टूटेगा तो फिर अच्छी खासी आपको तेजी देखने को मिलेगी। एंड देख सकते हैं नीचे में सपोर्ट कौन सा है तो 24,570 की रेंज में ये लेवल सपोर्ट का काम करेगा। 570 24,570 वो टूटेगा तो 24,500 भी सपोर्ट का काम करेगा। तो ये दो सपोर्ट हो गए। रेसिस्टेंस जस्ट इमीडिएट रेसिस्टेंस 24,750 का है, वो 24,750 टूटा तो फिर अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी, जो कि सबसे पहला रेसिस्टेंस इसके लिए रहेगा 25,238 का तो आपका रेसिस्टेंस पहला, देन 25,772 आपका दूसरा रेसिस्टेंस का काम करेगा। ये इस गैप को फिर यहाँ पर फिल करने की कोशिश करेगी, तो ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा निफ्टी के लिए। निफ्टी जो रहता है अपने इस पैटर्न को फिर ये कंप्लीट करने की कोशिश करेगी, जिसे बोलते हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। यहां से मेजर कीजिए, लगभग 1230 पॉइंट का यहाँ पर डेप्थ है, उसी डेप्थ को फिर ये कंप्लीट करने की कोशिश करेगी, तो यहाँ पर ये पैटर्न फिर यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो 25,700 तक का लेवल भी आपको देखने को मिल सकता है निफ्टी में। तो ये था कंप्लीट अपडेट रिगार्डिंग स्टॉक मार्केट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा दिन वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।